हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एकदम बेस्ट एंड क्विक रिवीजन करने वाले हैं। आप इसको एकदम डिटेल्ड वन शॉट ही समझ सकते हैं। सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी बस 30 मिनट के अंदर, जिसमें आपको पीवाईक्यूज की भी फील आ जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वो भी इसके अंदर कवर करे हैं। तो अगर आप इसके बाद डायरेक्ट पेपर देने भी चले जाओगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़ो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि यहीं से एकदम जो इमेजिनेशन है वो तैयार होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। देखो, आपको समझना है डिस्प्लेसमेंट करंट जो है उसकी डिस्कवरी मैक्सवेल ने की थी। मैक्सवेल ने देखो क्या बताया और क्या ढूंढा। सबसे पहले उनका जो सेटअप है उसको समझ लो कि ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। स्टार्टिंग में इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं लगी थी। कंपास रखा था, मैग्नेटिक नीडल, है ना। तो इस नीडल में स्टार्टिंग में कोई जो है डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, मतलब स्टार्टिंग में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी प्लेट्स के बीच में। फिर जैसे ही आपने देखा, जैसे ही इसमें जो है करंट फ्लो हुआ, प्लेट्स चार्ज होना स्टार्ट हुई, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट हुई, तो देखा मैग्नेटिक फील्ड भी जो है यहां पर बनने लगी, इस नीडल में डिफ्लेक्शन होने लगा। क्लियर है? जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, क्योंकि चार्ज फुल हो गया था, तो ये नीडल हिलना भी बंद हो गई। मतलब यहां पर यह साबित हो गया कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी तब तक मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, उसके बाद नहीं बनी। इसका मतलब मैक्सवेल ने हमें यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से या बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड ही हमें मिलेगी। इससे पहले हमने चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यह पढ़ा था कि जब जब किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, है ना, तब तब उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा। अब करंट किसी कंडक्टर में जब भी फ्लो हो सकता है जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे, है ना। तो यहां से चैप्टर 6 से हमने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, और इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने पर ही बन पाता है। तो हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें ये मिल गए चैप्टर 6 से कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कांस्टेंट सुनो, तो आप समझे कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग है तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंजिंग होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजिंग है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंजिंग बनाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में तो आप ये चीज याद रखेंगे, ये चीज याद रखोगे। ठीक, अब एक्चुअल में क्या हुआ कि हमने तो पढ़ा था करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो ये नियम टूटे ना, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई साहब ये क्या है, ये करंट ही है, लेकिन कौन सा करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये भी कहता है कि यहां से करंट आया है, करंट यहां पर आ रहा है, तो बीच में भी क्या बोलना चाहिए, बीच में भी करंट बोलना चाहिए, तो हमने इसको बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट वो है जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बन रहा है। इसके बाद तो एक सर्किट की अगर हम बात करेंगे तो जो टोटल करंट है वो कितना होगा, डिस्प्ले कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट वो जो वायर में फ्लो हो रहा है कंडक्टर में। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय dt। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डी फाई मतलब चेंजिंग फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, नाउ इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये, तो टोटल फॉर्मूला हमारे पास करंट का ये बन गया, एक सर्किट में इतना करंट हो सकता है। जबकि सर्किट में जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा, जैसे वायर में, वहां पर कंडक्शन करंट, सॉरी, जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा, हाँ, जैसे कि वायर में, तो वहां पे सिर्फ कौन सा करंट होगा, कंडक्शन करंट। जहां पे कंडक्शन करंट जीरो होगा, जैसे कि बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वहां पर ओनली कौन सा करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। ये चीज आप समझिए। तो यहां पर ना मैक्सवेल ने हमारे जो है इस पूरे स्टेटमेंट को, चीजों को समझाया। लेकिन मैं आपको मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस बताने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि अगर बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये अपने आप एक बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड बना लेगी। अब जैसे ही इसने बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड बनाई, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाई, अब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने आप क्या बनाएगी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये साइकिल चलती चली जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सोर्स के इंडिपेंडेंट हो गई, और ये जो बन जाती है ये बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड
प्लस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे से, और इनके आगे बढ़ने की डायरेक्शन इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होती है, और ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव है। अब जो मैक्सवेल हैं उन्होंने चैप्टर फर्स्ट से लेकर के अभी तक जो हमने जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी उसमें पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 4 इक्वेशन में एक्सप्लेन करा। बोला ये चारों इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए। पहली इंपॉर्टेंट इक्वेशन उन्होंने बताई गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ आपने पढ़ा है कि किसी नेट चार्ज जितना एनक्लोज होगा उसके ही 1/ε0 टाइम्स फ्लक्स लिंक होता है किसी क्लोज्ड सरफेस से। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिया। इसके बाद इसकी एक पॉइंट इंपॉर्टेंस ये भी कहती है कि यहां से हमें पता पड़ता है कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स पॉसिबल हैं क्योंकि नेट फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल होता है। ठीक है, इसके बाद गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म उन्होंने दिया कि ये सेकंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए। यहां पर बताया गया कि क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। क्यों? कि किसी बॉडी से के अंदर कोई मैग्नेट है, ठीक, तो जितना फ्लक्स उसमें बाहर निकलता है उतना ही अंदर चला जाता है, तो नेट फ्लक्स हमेशा क्या होने वाला है? जीरो। तो यहां से ये चीज सामने आई कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स हैं ये पॉसिबल नहीं है, अकेला पोल, अकेला नॉर्थ अकेला साउथ पोल पॉसिबल नहीं है, हमेशा पेयर्स में ही होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ क्या कहता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है दैट इज माइनस d∅dt। अब d∅dt को आपने क्या लिख दिया? d∅dt को आप लिख दिया b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, ईएमएफ को आपने क्या लिख दिया? ईएमएफ को आप लिख सकते हैं, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिस्टेंस, तो हम इसको इस तरीके से ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये जो है ये आपका बन गया एक मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, फैराडेज जो सेकंड लॉ आपने पढ़ा था, ठीक, तो पढ़ना है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो अभी तक हमने जो एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था उसमें क्या था? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, ये पढ़ा था। लेकिन अब से क्या बताया गया कि आप जो करंट है सर्किट में वो कितना है? आईसी प्लस आईडी, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला है वो और ऐड कर दिया गया, तो ये हो गया मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ये 4 इक्वेशंस हो गई, ये आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ठीक, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिर इनके टाइप और इनके यूजेस समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी आप समझ गए क्या है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव है जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ये वैक्यूम में भी आगे बढ़ सकती है। ये किससे मिलकर के बनी होती हैं? परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, जो कि चेंजिंग होती हैं, है ना, वेरिएशन इनमें हो रहा होता है। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ही होती हैं, और इन दोनों के आगे बढ़ने की जो डायरेक्शन है ये एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है। क्लियर है? जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन, और ये दोनों आगे बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड के वाई एक्सिस में मान लो, और ये आगे बढ़ रही हैं जेड एक्सिस में, दोनों वेरिएशन करते हुए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज की। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्जलेस हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड, इनको कोई अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर सकता। इनकी जो स्पीड है ये वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जो कि लाइट की स्पीड होती है, और स्पीड का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, c इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला बन जाए किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर में होती हैं, मतलब दोनों के वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर और आगे बढ़ रही हैं वाइब्रेशन के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती हैं। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करा जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके जो है 7 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, उसके बाद इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। क्लियर है? ये 7 वेव्स हैं। क्लियर? 7 वेव्स में से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ये गामा रे की होती है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर मतलब किसी सब्सटेंस के अंदर घुसने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर आप गामा रे से नीचे की साइड आओगे तो जो वेवलेंथ है वो बढ़ रही होगी। अब वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक, चलिए
इसके बाद अगर आप नीचे से ऊपर की साइड जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी। तो इस प्रकार से हम ये देखें तो रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो लोएस्ट है, लीस्ट है, और जो वेवलेंथ है वो हाईएस्ट है। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी लीस्ट है। बाकी इन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम आगे समझ लेते हैं। देख नाउ अभी गामा रे का जो प्रोडक्शन है या जो हम बात करते हैं जो सोर्स है वो क्या है, रेडियो एक्टिव डिके जहां भी हो रहा होगा वहां पर गामा रे निकल रही होगी, चाहे बीटा पार्टिकल निकले अल्फा पार्टिकल निकले, गामा रे निकलना बिल्कुल तय है। इसके यूजेस की बात करेंगे कैंसरस सेल के, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत होती है तो ये कैंसरस सेल को किल कर देती है। तो गामा रे के जो रेडियोथेरेपी होती है उसमें इसका यूज हो जाता है। इसके बाद एयरक्राफ्ट इंजन्स में क्रैक वगैरह डिटेक्ट करने के लिए, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए गामा रे का यूज होता है। एक्सरे की हम बात करेंगे तो ये इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, इसका प्रोडक्शन होता है जब आप किसी हैवी मेटल पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराते हैं तो वहां से एक्सरे जनरेट होती है। यूजेस आप एक्सरे के कॉमन यूजेस समझते हैं, मेटल डिटेक्टर में यूज हो जाएगा, और जो बोन्स का जो फ्रैक्चर है उसको तो चेक करने के लिए सबसे ज्यादा हम एक्सरे का यूज करते ही हैं। इसके बाद आप ये देखें कि अल्ट्रावायलेट जो रे है, अल्ट्रावायलेट रे का जो मेन प्रोडक्शन है वो कहाँ से होता है, सन से, यूवी रे बल्ब से। इसके बाद अल्ट्रावायलेट रे जो है ये जर्म्स को किल करने के लिए यूज होती है। इसके अलावा जो फूड प्रेजर्व करने के लिए, क्योंकि फूड में जर्म्स नहीं बनेंगे अगर यूवी रे के प्रोडक्शन में ये रहेगी तो, है ना, तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी इसका काम होता है। फिंगरप्रिंट सेंसर्स में भी इसका यूज है। विजिबल रे हम समझते ही है कि इसका जो प्रोडक्शन है इसका मेन सोर्स कौन है, सन है। इसके अलावा आप ये देखें इसके यूजेस में जो मेन यूज है वो क्या है कि भाई इससे हमारी आंखों में विजन सेंसेशन होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और इंफ्रारेड वेव की बात करेंगे। तो इंफ्रारेड जो वेव्स है ये हॉट मॉलिक्यूल्स, हॉट बॉडीज या उनके वाइब्रेशन से जो है जनरेट होती है ना। इसको हम थर्मल वेव भी कहते हैं, थर्मल रे क्या बोलते हैं, थर्मल रे भी हम इसको बोलते हैं। अच्छा, इसकी जो यूज है वो थर्मल इमेजिंग के काम आते हैं। मतलब जैसे हम अगर फोटो खींचें तो हमें दूर से देख के पता पड़ जाएगा थर्मल इमेजिंग के जरिए कि किस पार्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है, किस पार्ट का टेम्परेचर कम है बॉडी के। क्यों? क्योंकि हमें थर्मल एक्चुअल में बॉडी से जो जहाँ से थर्मल रेडिएशन ज़्यादा निकल रही होंगी वहाँ से पता पड़ जाए कि भाई इस जगह से जो है ज़्यादा रेडिएशन निकल रही हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है। हाँ, तो आप देखते हैं ज़्यादा टेम्परेचर है येलो लाइट से दिखा दिया, कम टेम्परेचर है ब्लू लाइट से दिखा दिया। ठीक है, फॉग में सिग्नल ये सेंड कर देते हैं इंफ्रारेड रे से, क्योंकि कंपैरेटिवली इसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो लाइट है वो स्कैटर नहीं होती और लंबे जो है डिस्टेंस तक ये जा सकती है। ठीक, इसके बाद इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन, क्योंकि ये इंफ्रारेड वेव को हम हीट वेव्स भी बोलते हैं, थर्मल वेव्स भी बोलते हैं, तो ये सिकाई के लिए भी यूज हो जाती है। अभी आप क्या है कि नॉर्मल इंफ्रारेड वेव से सिकाई करेंगे तो ये जो हीट है वो मसल्स के अंदर तक चली जाती है और मस्कुलर पेन में इस तरीके से हमें रिलीफ मिल जाता है। जो एलईडी जो लगी होती है टीवी रिमोट में उससे इंफ्रारेड रे निकल रही होती है, तो टीवी रिमोट में भी इसका इंफ्रारेड रे का यूज होता है। माइक्रोवेव की हम बात करेंगे तो माइक्रोवेव में आप यहां पर प्रोडक्शन में लिखें मैग्नेट्रॉन वॉल्व, मैग्नेट्रॉन वॉल्व से इसका प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा यूजेस की हम बात करें तो रडार सिस्टम में, जो रडार जैसे कोई एनिमी अपनी बॉर्डर में घुस रहा है ना, तो रडार से पकड़ लिया जाता है उसको, है ना, तो रडार सिस्टम में माइक्रोवेव का यूज होता है, रेडियो वेव का नहीं होता। इसके साथ साथ आपको रीजन समझना है कि जो रडार वेव होती है ये किसी ऑब्स्ट्रक्शन से टकरा के मुड़ती नहीं है, इसलिए मतलब डिफ्रैक्ट नहीं होती, इसलिए हम रडार वेव का रडार में माइक्रोवेव का यूज करते हैं। क्लियर है? हीटिंग फूड, अब आप समझते हैं माइक्रोवेव ओवन में हम जो है यूज कर रहे हैं खाना गर्म करने के लिए, तो माइक्रोवेव का वहां पर यूज होता है। रेडियो वेव की बात करेंगे तो एलसी ऑसिलेशन सर्किट से रेडियो वेव को जनरेट कर लिया जाता है। रेडियो में, टेलीविजन सिग्नल्स में जो है रेडियो वेव का हम यूज करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट उससे पहले आप यहां पर ये देख सकते हैं, देखो आप यहां पर ये देख लो कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी हो जाती है, E0 इज इक्वल टू B0 इंटू सी, ये मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये कितनी हो जाती है B0 इंटू सी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से C टाइम्स ज्यादा। ठीक, इंस्टेंटेनियस वैल्यू B इंटू सी हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट के लिए हमने बात कर ही ली है, ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद एनर्जी डेंसिटी की हम बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी
है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर है। ठीक, ये ई नॉट जो है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी नॉट इसी प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप यहां पर देखो कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की बराबर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ये टोटल एनर्जी डेंसिटी हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। इसको अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें जैसे इनके वेवलेंथ वगैरह की हम बात कर लेते हैं, तो देखो सबसे जो बड़ी वेवलेंथ है वो किसकी है, सबसे बड़ी वेवलेंथ रेडियो वेव की है। तो आप ये देखो कि ये जो वेवलेंथ है आप इनको अच्छे से एक बार इन पर नजर मार लेना, क्योंकि ये इनका जो ऑर्डर है ये पूछ लिया जाता है। क्लियर है? देखो तो रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है ये 0.1 मीटर से बड़ी है, माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है 0.1 मीटर से 1 mm तक है, और इसी प्रकार की आप सारी जो वेवलेंथ अच्छे से पढ़ें, है ना। इसकी जो वेवलेंथ है लाइट की वो तो सभी बच्चों को याद होना ही चाहिए। क्लियर है? तो ये सभी वेवलेंथ को आप अच्छे से पढ़ लें, और इनके जो प्रोडक्शन वगैरह मैंने आपको बताई दी है, फिर भी आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और कुछ बेसिक सी बातें हैं, इनको जरा समझ लो, है ना, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। यहां पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ इस प्रकार से, आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ये पीवाईक्यूज हैं आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है, आपको ये लिखना है। आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ड्रॉ करो इफ वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, जेड एक्सिस में, अगर वेव जेड एक्सिस में आगे बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है। ठीक, तो देखो अगर वेव जेड एक्सिस में आगे बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बात समझ लो, अगर ऐसा बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, ठीक, एक्स में है, एक्स कहां, यहां है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, ऐसे मान लो वाई में ऊपर नीचे, तो दोनों कहां आगे बढ़ेंगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड में। ठीक, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करनी है, कैसे ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया हमने वर्टिकल, तो वर्टिकल के लिए ये एक्स, ये हॉरिजॉन्टल जो आपको लेटी हुई है दिख रही है, ये वाली लाइन, ये कहाँ है, ये हमने मान ली कि ये वाई एक्सिस है, तो ये जा रही है जेड एक्सिस में। ठीक है, एक्स वाई जेड आप अपने मन से यहां पर दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे वाली ही बस वाई होगी। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कैसे भी दिखाओ। ठीक, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको डायरेक्शन मिल जाती है। अच्छा, इसके बाद पूछ रहा है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है माइक्रोवेव और रेडियो वेव के लिए जो सेम रहती है वैक्यूम में, तो दोनों की स्पीड सेम रहती है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का ऑसिलेशन हुआ, ऑसिलेशन ऑफ चार्ज से क्या होता है, देखो चार्ज अगर ऑसिलेट करेगा, चार्ज ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेटिंग चार्ज क्या बनाएगा, ऑसिलेटिंग चार्ज बनाएगा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनेगी, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रिएट करती रहेगी। अच्छा, आगे क्या लिखा है, व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज, बोला कितनी फ्रीक्वेंसी की जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है ऑसिलेटिंग चार्ज से। तो याद रखो जिस फ्रीक्वेंसी चार्ज ऑसिलेट हो रहा होता है उसी फ्रीक्वेंसी की वेव जो है जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि भाई वेव कैसे जो है बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये लिखिए आप, तो भाई ये हमने लिख दिया, ऑसिलेटिंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्या प्रोड्यूस करती है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये अब आपस में एक दूसरे को रीजनरेट करती रहती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। क्लियर? आगे दिया है इफ अर्थ डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर देन व्हाट विल हैपन टू इट्स टेम्परेचर, अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो गैसेस को ट्रैप कौन करेगा, हीट को। ठीक है, तो फिर जो टेम्परेचर होगा वो फॉल हो जाएगा। ये पूछे गए क्वेश्चन है और ये हर बोर्ड में पूछे जाएंगे। इसके बाद दिया है, ये क्वेश्चन भी काफी पूछा, बोलो व्हाई डू वेल्डर्स वियर ग्लासेस, जो आपने देखा वेल्डिंग करते समय लोग चश्मा क्यों पहन लेते हैं, है ना, क्योंकि जो वेल्डिंग जब होती है तो उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है जो कि हमारी आंखों के लिए, क्या पूरी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, आंखों को ज्यादा इफेक्ट करती है, इसलिए यूवी रे से बचने के लिए जो ब्लैक ग्लासेस जो है वो पहन लिए जाते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि सिग्नल सेंड करने के लिए कौन सी वेव का इस्तेमाल होता है और क्यों, तो ये हमने लिख दिया इंफ्रारेड वेव का इस्तेमाल होता है क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर है और ये स्कैटर नहीं होती। इंफ्रारेड वेव का जो है हम हीट वेव क्यों बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अभी लिखी हुई मिल जाएंगी, मैंने आपको समझा दी। देखो क्या लिखा है, इंफ्रारेड वेव है फ्रीक्वेंसी लोअर देन विजिबल लाइट से कम फ्रीक्वेंसी है इसकी, सॉरी
हाँ, विजिबल लाइट से इसकी कम फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो होती है have ability to vibrate not only the electrons but the entire atom और molecule of body। क्या कहा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये किससे कम है, ये विजिबल रे से कम है। इसकी जो एबिलिटी है ये सिर्फ ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बल्कि एटम या मॉलिक्यूल को भी ये वाइब्रेट कर सकती है, और इस वाइब्रेशन से जो इंटरनल एनर्जी है ये बढ़ जाती है, और इसलिए जो हीट वेव है ये कहलाती है। ठीक है, और ये हीट जनरेट होगी यहाँ पे भी। अभी देखो माइक्रोवेव किस तरीके से पार्टिकल को हीट अप करता है ये पूछा जाता है, ये पूछे गए क्वेश्चन है, छोड़ के नहीं जाने आपको। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो माइक्रोवेव ओवन को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट करा जाता है जो कि फूड पार्टिकल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है जितनी उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उतनी फ्रीक्वेंसी सेट करी जाती है माइक्रोवेव ओवन के अंदर, और इस प्रकार से जो है उसको प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को मिल जाती है और उसके वाइब्रेशन से वो फूड पार्टिकल है वो हीट अप हो जाता है। ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उनको बढ़िया से पढ़ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। पूछा जा रहा है रेडियो वेव क्यों डिफ्रैक्ट नहीं होती। डिफ्रैक्ट होने का मतलब है मुड़ जाना, है ना। देखो सॉरी, रेडियो वेव क्यों डिफ्रैक्ट हो जाती है, लाइट क्यों नहीं। देखो एक्चुअल में जैसे मान के चलो हम देखते हैं कि अगर हमारा घर जो है कम हाइट पे है और पास वाले दो चार घर हैं वो ज्यादा हाइट पे हैं, तो आपको रेडियो वेव के जो सिग्नल्स होंगे वो नहीं मिलेंगे। कारण उसका कि रेडियो वेव बिल्डिंग से टकरा के मुड़ जाती है ना। तो एक्चुअल में और लाइट नहीं ऐसा मुड़ती, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये होती है, नेसेसरी कंडीशन ये है कि डिफ्रैक्शन के लिए जो ऑब्स्टेकल का, रुकावट का साइज है ये वेवलेंथ के साइज से मिलता जुलता होना चाहिए। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ काफी बड़ी होती है और हमारे डेली लाइफ में उतने ही बड़े साइज के ऑब्स्टेकल्स होते हैं, है ना। तो रेडियो वेव डिफ्रैक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, जबकि लाइट की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁷ मीटर है और उतने बड़े साइज के ऑब्स्टेकल्स नहीं होते, इसलिए लाइट डिफ्रैक्ट यानी कि मुड़ नहीं पाती। ये स्क्रीनशॉट ले लो, सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमसे जो है डिस्कस करने हमें। ठीक है, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं ये देख लेते हैं। अच्छा देखो यहां पर दिया जा रहा है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है। आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे इसमें आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, आप मैं इसके टेलीग्राम पे दोबारा से उसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, एक बार चेक कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती है। इसका एग्जांपल क्या है, मान लो कि हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन पर आकर के अगर परपेंडिकुलर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आकर के अगर इसे हिट करती है तो ये जो पार्टिकल है ये मोशन में आ जाता है, ये वाइब्रेट होने लगता है। तो ये इसका साक्षात प्रूव है कि इसने क्या कर दी, एनर्जी को ट्रांसफर कर दी। अब मोशन में आ गया, इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम भी ट्रांसफर हुआ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं मोमेंटम, तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या बना, P = U/c। P = U/c। U एनर्जी है, C क्या है, C है स्पीड ऑफ लाइट, मतलब इसकी जो स्पीड है। और अगर रिफ्लेक्टिंग है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें जहां से जो वेव है जाए और लौट करके आ जाए, तो ऐसे केस में जो मोमेंटम होगा दैट विल बी 2U/c। ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। बिल्कुल, कितना प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो दो साइंटिस्ट भी थे, निकोलस एंड हल्स, इन्होंने ये बताया कि विजिबल लाइट किसी छोटी सी बॉल पर इतना प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है। ठीक है, आपको एग्जांपल के तौर पे आप यहां पर जो है इसको पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कंपोज्ड ऑफ फोटोन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटोन से बनी है और फोटोन्स के पास होता है मोमेंटम और एनर्जी। जब फोटोन किसी सरफेस से स्ट्राइक करता है तो इसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है, और मोमेंटम चेंज होने से जो है ये फोर्स एक्सर्ट करेगी लाइट, है ना, या रेडिएशन, और इसी से क्या बनेगा, रेडिएशन का प्रेशर बनेगा। देखो आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो फोटोन के पास एनर्जी है, मोमेंटम है, फोटोन आया टकराया, उसका मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज होने को हमने बोला कि भाई अब फोर्स लगेगा, और फोर्स से क्या बनता है, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो इसी को हमने क्या बोला, रेडिएशन प्रेशर। और इसके बाद इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया से
पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी पास हो रही है, इसी को हमने बोला परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसी को हमने बोला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।